नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक बार पुनः इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का अध्ययन हम कर रहे हैं। आगामी यूपीएससी परीक्षा और राज्य की जो अपर पीसीएस परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ विभिन्न जो एग्जाम्स है आरओ एआरओ और डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स, वो सब चीजों में आप समझ रहे हैं संविधान और राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय है और उसी संदर्भ में हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय के अध्ययन की इस श्रृंखला में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं। भाग 1 से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझ चुके हैं। इसके तहत हमने भारत की वर्तमान स्थिति, जो आज भारत की राजनीतिक आपको पॉलिटिकल स्थिति देखने को मिलती है, जो हमारे यहाँ राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, वो किस प्रकार से हैं, वो सब हमने देखा पिछली क्लासेस में। फिर हम भाग 2 में आए। भाग 2 में हम नागरिकता की बात कर रहे थे। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान क्या बोलता है और फिर भारत की संसद इस संबंध में क्या कार्य उसने किया अतीत में और वर्तमान में क्या किया, वो भी सब हम समझ रहे थे। तो कल तक जो हमने समझा था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट सैंग्विन और जस्ट सोली का कंसेप्ट क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात कर रहे थे कि भारत में जो नागरिकता है और अमेरिका में जो नागरिकता के प्रावधान है, भारत और अमेरिका में जो नागरिकता है वो किस प्रकार से अलग है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भारत के संदर्भ में अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो संविधान क्या बोलता है नागरिकता के बारे में, वो एक पक्ष है। और आज जो भारत में हम लोगों को नागरिकता मिली है, मुझे, आपको, हम सबको, हमारी नागरिकता किस कानून से गवर्न होती है वो भी हम जानते हैं। सब जानते हैं कि नहीं जानते? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई, हमें नागरिकता जो मिली है आज के समय, वो किस कानून से मिलती है वो सबको पता है? कौन सा कानून है? नागरिकता अधिनियम 1955। बहुत बढ़िया। आज तारीख क्या होगी? 23। नागरिकता हमारी कह रही है, कैसी नागरिकता हमारी ये कह रही है, जो कि किससे प्रेरित है? किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के। किसके संविधान से प्रेरित है? यूके या ब्रिटेन के संविधान से। दूसरी बात, नागरिकता के संबंध में संविधान कुछ बात बोलता है और नागरिकता के संबंध में एक संसदीय अधिनियम भी है। क्या अंतर है दोनों में? आयुष कहां गया? जो संविधान है और संसदीय अधिनियम है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, संविधान किन लोगों की नागरिकता की बात कर रहा है? हाँ 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 भाई बगुड़ा मैम, संविधान और संसदीय अधिनियम में क्या अंतर है नागरिकता के संबंध में? हम्म तो आप इसको ऐसे बोलिए कि सर, इसमें 26 जनवरी 1950 ऐसे बोलना है आप लोगों को। आयुष ध्यान से सुनो, आपको बोलना है सर, संविधान तो बात करता है 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको नागरिकता कैसे मिल रही है, उनके संबंध में नागरिकता के प्रावधान, वो बात कर रहा है संविधान। 26 जनवरी 1950 से और उसके बाद जिन लोगों की भी नागरिकता गवर्न होगी वो बात कर रहा है संसदीय अधिनियम। तो संविधान केवल कितनी बात कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन हैं, इस बारे में बता रहा है संविधान। 26 जनवरी 1950 से आज दिन तक और आगे भविष्य तक जो भारत के नागरिक होंगे उनके बारे में बता रहा है
संसदीय अधिनियम। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक। दूसरी बात, आपका मित्र कहां गया आज? संविधान जो है वो कौन से अनुच्छेदों में इस तरह की बात कर रहा है? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये अनुच्छेद हमें पता है। संसदीय अधिनियम कौन सा है? नागरिकता कानून बोलो या नागरिकता अधिनियम बोलो, वर्ष 1955। पेरेंट कानून 1955 का है, वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम आया। अब मेरा प्रश्न है, आप बताइए कौन सा अनुच्छेद गुड इनमें से मॉर्निंग सर। ऐसा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कौन सा अनुच्छेद इनमें से ऐसा बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है वो? 8 और 9 सर। आर्टिकल 11 नहीं, आर्टिकल 9। 8 आर्टिकल और 11 9 कहां से बोला। आ गया? आर्टिकल 11 तो कुछ और बोलते हैं, क्या बोलता है आर्टिकल 11? क्या बोलता है आर्टिकल 11? हाँ, नागरिकता के संबंध में कब कब की बात कर रहे हैं भाई? अभी तो नागरिकता संविधान बोल रहा है, मैंने बता दी, मैंने दे दी 26 जनवरी 1950 तक जिसको जो नागरिकता देनी है उस संबंध में मैंने बता दिया। अब इसके बाद नागरिकता के संबंध में जो भी काम होगा, किसको देनी और किसको हटानी है, उस संबंध में शक्ति हम किसको दे रहे हैं? संसद को दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 11 ये बोलता है, बेटा ये तो मैंने 3 बार बता दिया, अनुच्छेद 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट नागरिकता संबंधित कानूनों को बना सकती है। नागरिकता हमारी जो है किसको कैसे मिलनी है या किससे कैसे लेनी है, वो सब मामला नागरिकता के बारे में कौन देखेगी? संसद देखेगी। कब से? 26 जनवरी 1950 के बाद जिसको भी नागरिकता के बारे में बात चलेगी, 26 जनवरी तक की बात संविधान खुद देख रहा है। नेक्स्ट, आयुष, इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये बोलता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता संविधान दे रहा है? उस संबंध में बात कौन सा अनुच्छेद कर रहा है? 6। तो फिर श्रुति 7 क्या बोल रहा है? ठीक है, जो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए। नेक्स्ट, भारत में ही जो अधिवास कर रहे थे, जो हिस्सा भारत का भारत में ही रहा और वहां भारत के ही लोग रह रहे थे, उस संबंध में कौन सा अनुच्छेद बात करता है सबसे पीछे? 5। बहुत बढ़िया, 5 समझ में आ गया, 6 समझ में आ गया, 7 भी समझ में आ गया, और 8 किसके बारे में नागरिकता की बात कर रहा है? अलग देश, भारत से बाहर कोई अलग देश जो भारतीय मूल का व्यक्ति है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए बात कौन कर रहा है? 8। तो 5, 6, 7, 8 सिंपल से है। 5, 6, 7, 8 में अंतर क्या है? 5 उनकी बात कर रहा है जो भारत में ही अधिवास कर रहे हैं उस समय पर जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान बना, लगातार भारत में ही रह रहा है। 6 बात कर रहा है जो पाकिस्तान से भारत आए। 7 बात कर रहा है जो भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस भारत आए। 8 बात कर रहा है जो कि भारत से बाहर, भारत पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे देश में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको अगर भारत की नागरिकता मिलेगी, उनके बारे में 8। 9 क्या बात कर रहा है कि अगर किसी भारतीय ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 क्या बात कर रहा है? कौन सा अधिकार? दस ये बोल रहा है कि 5, 6, 7, 8 के तहत जिनको भी नागरिकता मिली हमने तात्कालिक प्रावधानों के तहत दे दी, पर वो ये ना समझे कि उनकी नागरिकता उनको संविधान से मिल गई तो भविष्य में उससे कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। संसद को अधिकार है, संसद कानून बना के उनकी नागरिकता को कल के दिन उसमें कोई चेंज कर सकती है। यानी ये ना समझे कि हमें 5, 6, 7, 8 से मिल गई तो संसदीय कानून उन पर लागू नहीं होगा। संसद कानून बना के उनकी नागरिकता में यथासंभव अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है, कुछ चेंज करना है, संसद के पास एम्पावरमेंट है। और 11 क्या बोल रहा है कि आज के बाद
जिसको भी नागरिकता संबंध में कानून बनाना है, वो अधिकार केवल किसको है? ना राष्ट्रपति को, ना किसी विधानमंडल को, ना किसी विधानसभा को, किसी को नहीं। वो अधिकार केवल किसका है? संसद का। तो ना ये न्यायालय का मामला है, ना ये राष्ट्रपति का मामला है, ना ये किसी सरकार का मामला है। ये मामला सीधा किसका है? संसद का। और अगर सरकार का मामला समझे भी तो ये सरकार कौन सी हो जाएगी? केंद्र सरकार, क्योंकि संसद में कौन बैठता है? केंद्र सरकार ही तो संसद का पार्ट। आगे बेटे तुम, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बात चलेगी। अगला, नागरिकता अधिनियम मंत्रालय कौन सा है? नोडल एजेंसी, नोडल मंत्रालय कौन सा है इसका? गृह मंत्रालय। नागरिकता, मैंने आपको इसका कंटेंट भेज दिया था सुबह, वो आपको कॉपी कर लेना है। नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या बोलता है? भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी? ये बताता है नागरिकता प्राप्ति के, अर्जन के, प्राप्त और नागरिकता समाप्त। नागरिकता प्राप्ति के आपके पास कितने तरीके हैं? स्टेट पीसीएस में तरीका पूछा जा सकता है। नागरिकता प्राप्ति के आपके पास 5 तरीके हैं। यूपीएससी में तो इससे रेयरली ही क्वेश्चन आते हैं। और नागरिकता समाप्ति के लिए 3 तरीके हैं। इस बार चर्चा में है सीए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि उसने पूछा नहीं, 2019, 20, 21, 22, 23 एक क्वेश्चन आया हाल ही में यूपीएससी में, उसके अलावा यहां से उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। और उससे पहले 10 साल तक यूपीएससी ने नागरिकता से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। लेकिन पढ़ना तो है आपको। प्राप्ति के तरीके जो है नागरिकता, वो 5 है। कैसे है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी कि जन्म से, मूल वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण से, और देशीकरण ये हो गया है, पंजीकरण ये हो गया, और क्षेत्र अर्जन द्वारा। बाय बर्थ जन्म से, मूल वंश डिसेंट, रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना, नेचुरलाइजेशन देशीकरण, क्षेत्रीय अर्जन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सर सोनिया गांधी, सर देशीकरण नहीं समझ में, बाकी और चीज तो समझ में। ये देशीकरण कैसे होगा? देशीकरण कैसे होगा वो तो आगे हम बात करेंगे। अभी लिखना है आपको कि देशीकरण मतलब नेचुरलाइजेशन। सोनिया गांधी जो भारत में नागरिक बनी, वो किस तरीके से बनी? न जन्म से, ना मूल वंश से। सोनिया गांधी बनी है रजिस्ट्रेशन से। अदनान सामी जो भारत में नागरिक बने, जो पाकिस्तान के नागरिक थे, वो कैसे बने? नेचुरलाइजेशन। उन पे तो हम अभी आएंगे। अभी तो आपको लिखना है केवल कि 5 तरीके कौन से? जन्म से, मूल वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी द्वारा। जन्म से, भारत में जन्मा हो। मूल वंश, ब्लड रिलेशन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करे, जैसे भारतीय नागरिक से शादी हुई, जैसे सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक से शादी की तो उन्होंने पंजीकरण कराया और वो भारत की नागरिक बनी। नेक्स्ट, नेचुरलाइजेशन होता है देशीकरण। देशीकरण जैसे अदनान सामी जिस तरीके से भारत के नागरिक बने, जो भारत की सभ्यता, भारत के संविधान के प्रति उनको निष्ठा का फॉर्म भी भरना पड़ता है, और भारत के प्रति, भारत के संस्कारों के प्रति, भारत की सभ्यता के प्रति, संस्कृति के प्रति उनका विशेष आकर्षण है, विशेष लगाव है। भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषाओं के जानकार हैं, बहुत से क्लॉजेस है। नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भारत कल के दिन किसी एक क्षेत्र को जीत लेता है, मान लीजिए कल के दिन हमने श्रीलंका को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो श्रीलंका के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक स्वतः होंगे। यानी भारत सरकार एक
ऑर्डर जारी करेगी और वो बता देगी इनमें से कौन कौन जो श्रीलंका में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। तो किसी क्षेत्र को अगर हमने नेपाल हमने कंट्रोल में ले लिया तो नेपाल के नागरिक भी भारत के नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि नेपाल हमारी टेरिटरी बन गया। तो उसके लिए एक ऑर्डर निकालती है गवर्नमेंट। तो ये होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 तरीके आपको अभी याद हो जाने चाहिए, तुरंत याद कीजिए इसको। जन्म से, मूल वंश से, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र अर्जन। याद कर लीजिए तुरंत। जन्म से, ये 2 तो मेन है ही, जस सोली, जस सेंगुइन, कल बात की थी। 2 तो दुनिया भर में तरीके चलते हैं, जस सोली, जस सेंगुइन। ठीक, तो जन्म से, मूल वंश से, मूल वंश मतलब ब्लड रिलेशन, डिसेंट जिसे आप बोल रहे हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और क्या हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, समाप्ति। समाप्त कैसे होगा? आपकी नागरिकता समाप्त होने के लिए 1955 के अधिनियम में 3 तरीके बताए गए। 3 तरीके। आप देखो कोई आया, आप बता दीजिए भाई। पायल नाम की लड़की है ये, पायल कुंताल। एक तरफ पायल आई, दूसरी तरफ ये आई, इनका नाम क्या है? प्रशांत। समाप्ति के तरीके क्या हैं? सबसे पहला, स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग का मतलब क्या हो गया? सर इसे स्वैच्छिक भी कह सकते हैं, ऐच्छिक भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, कह सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना। मसलन अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो तो चाहेगा कि मेरे पे भारत की भी रहे, वहां की भी रहे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा अलाउ नहीं है। तो वो भारत की नागरिकता छोड़ देता है, वहीं बस गया, वहीं रहना चाहता है, वहीं की नागरिकता मिल गई, तो इसे बोलते हैं स्वैच्छिक त्याग। अपनी इच्छा से रिनाउंस कर देना अपनी सिटीजनशिप को। दूसरा होता है बर्खास्तगी द्वारा। नागरिकता से उसे बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त मतलब टर्मिनेट कर दी उसकी नागरिकता। क्यों? पहली वाली कंडीशन में तो उसने खुद छोड़ा, दूसरी वाली में उसने छोड़ा नहीं, वो भारत की नागरिकता रखता है, साथ ही साथ उसने दूसरे देश की नागरिकता भी ले ली और हमें पता लग गया, तो उसको भारत की नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीसरा होता है वंचित करना। वंचित। अब वंचित करने के लिए भी हमारे पास बहुत से कारण होंगे, जिनके अगर हम पर हम अभी क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। यानी इनमें से किसी को भारत की नागरिकता मिली है और वो कोई झूठा कागज रजिस्ट्रेशन कराया आपने और आपका कोई कागज झूठा निकला, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? वंचित, भारत की नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो रिनंशिएशन होता है, टर्मिनेशन होता है। रिनाउंस कर दिया आपने, खुद छोड़ दी। टर्मिनेट कर दिया आपको, टर्मिनेट मतलब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी, बर्खास्त कर दिया आपको, और यहां पे आपको नागरिकता से ही वंचित कर दिया। नागरिकता थी आपके पास, अब आपको उससे वंचित। तो 3 तरीके नागरिकता हटाने के हैं, 5 तरीके नागरिकता प्राप्त करने के हैं, पर ये संविधान में नहीं। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में। संविधान में जो है वो पहले हमने देखा। संविधान में ये, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब हम इनको क्लॉज बाय क्लॉज देखेंगे एक एक करके। तो जो हमने आपको नोट्स भेजा हुआ है, एक बार ओपन करो अपने व्हाट्सएप में, जो आपने देखा है वो आपको लिख लेना है। उतनी जगह आप देख लीजिए, छोड़ लीजिए, व्हाट्सएप में आप देखेंगे पूरा क्लास लिखना है उसमें, और जो बात लिखी है उसमें उसको नोट करना है, क्वेश्चन आएगा उसमें से। पार्ट 1 पार्ट लिखा है ना उसमें। उसमें कौन से प्रोविजन है? उसमें प्रोविजन होंगे वाले, क्या बोलते हैं उसको, संविधान वाले।
है, उतने जगह के हिसाब से देख लो आपका कितने में आएगा वो कंटेंट। और फिर यहां पर जो बोलूंगा कि इस चीज की फोटो लो, उसकी फोटो लेना। सर ये लेक्चर के बाद भी तो ये जो आपने भेजा नोट कर सकते हैं ना, टॉपिक टॉपिक तो वही चल रहा है ना हमारा, क्योंकि सर हम देख नहीं पाए, अभी देखा तो पेज मेरा छूटा नहीं है। लेक्चर के बाद उसको आप नोट कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिलेगा। भारत के संविधान में नागरिकता के संबंध में हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, हम लोगों ने जानते हैं कि संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, नागरिक शब्द की कोई परिभाषा संविधान में नहीं है। नागरिकता की जो भी डेफिनेशन हमने लिखी कि भाई वो राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध है उसको परिभाषित करती है नागरिकता, लेकिन संविधान में कहीं नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का भाग 2 में 5 से 11 में उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता को तो परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन नागरिकता पात्रता कैसे आपको बनेगी, आप पात्र कैसे बनेंगे, क्या उसके लिए पात्रता है, क्वालिफिकेशन है, वो संविधान ने बताया है। नागरिकता, भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, जानते हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था, वो भारत का नागरिक कैसे बनेगा। अब आप देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको पूछा जाए कि भारत में नागरिकता के संबंध में किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, दैट इज अधिवास। हमारे यहाँ नागरिकता के संबंध में जिस चीज के ऊपर फोकस किया गया है वो है अधिवास। ये कलर दिख रहा है ऑनलाइन वालों को, अधिवास। अधिवास का मतलब होता है डोमिसाइल। क्या होता है इसका मतलब, डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता होगा आपका, आपको पता है, डोमिसाइल फॉर्म भरते हैं ना हम फॉर्म, तो उसमें आता है आप कहाँ के डोमिसाइल। मसलन मैं मूल रूप से उत्तराखंड का हूं, देहरादून में मैं रहता हूं, अब मैं जॉब करने गया हूं मुंबई या दिल्ली, तो मैं वहां पर रह रहा हूं, तो वहां पर मैं क्या हूं, एक टेम्पररी टाइम के लिए रह रहा हूं, जॉब कर रहा हूं 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 10 साल, पर मैं मूल निवासी कहां का माना जाऊंगा। परमानेंट जो मेरा एड्रेस है, परमानेंट निवास जो है मेरा, वो तो मेरा देहरादून में है, और वहां पर मैं 2 साल किसी एक फ्लैट में रहा, फिर मैंने अपना रूम चेंज कर लिया, वो कर लिया, वो होता है टेम्पररी। फॉर्म भरते तो आता है ना आपका टेम्पररी एड्रेस, जहां पे आपका एक होता है परमानेंट एड्रेस होता है। तो हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में जो सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है वो दिया गया अधिवास। अधिवास मतलब स्थायी रूप से उस क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति, परमानेंट रेजिडेंट। क्या बोलते हैं उसे, परमानेंट रेजिडेंट, यानी जो परमानेंटली वहां पर क्या करता है, निवास करता है। तो भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय इतनी तारीख को भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था, तो जो भारत के जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसमें निवास करता था, उसके साथ क्या शर्तें हैं, अब वो शर्तें आगे आप 5 से 7 में पढ़ोगे। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है, ये हमने क्लॉज लिख लिया है। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी, ये हमने समझ लिया है। सिटीजन और क्या पढ़ा था हमने, एलियन। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, ये भी हमने जान लिया था। इसके प्रति निष्ठावान है, निष्ठा क्या होती है ये भी हमने कल जान लिया था। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स उनको है, वो वोट कर सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, एमपी, एमएलए, सीएजी केवल भारत के नागरिक बनेंगे। नागरिकता बहिष्कार का एक विचार है, क्योंकि इसमें गैर नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है। तो नागरिकता का कंसेप्ट इसलिए आया ताकि स्टेट ये आइडेंटिफाई करे कि कौन से मेरे लोग अपने हैं, क्योंकि एक देश में तो बहुत तरह के लोग हो सकते हैं। जैसे क्या क्या श्रेणियां हो सकती है एक देश में, लोगों की श्रेणियां होती है कितने प्रकार की हैं, बताइए जरा मुझे। लोगों की श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, एक तो हो गए भाई नागरिक, लोग तो नागरिक भी हैं, और एक हो गए विदेशी नागरिक, दोनों ही लोग हैं कि नहीं है। नागरिक और विदेशी नागरिक, इंसान तो दोनों है, लेकिन नागरिक और विदेशी नागरिक में कुछ चेंज है, बदलाव है। क्या कि राज्य ने आइडेंटिफाई कर दिया है इन लोगों में से कि ये सारे लोग हैं, तो इन लोगों में से ये लोग, ये वाले, ये मेरे नागरिक हैं। इनके प्रति राज्य कुछ विशेष कार्य करेगा और राज्य विशेष अधिकार देगा, और ये राज्य के प्रति राज्य को कर देंगे, टैक्स देंगे, और राज्य को
क्या करेंगे, उसके प्रति निष्ठा रखेंगे। निष्ठा समझ रहे, दे आर कमिटेड टुवर्ड्स द स्टेट। तो दो तरफा संबंध है, राज्य इनको सुरक्षा प्रदान करेगा, राज्य इनकी बेहतरी के लिए कार्य करेगा, दूसरी तरफ ये लोग राज्य के प्रति निष्ठा रखेंगे, राज्य को कर देंगे, राज्य के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जैसे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा ये कार्य बनता है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने देश के संविधान का सम्मान करूं, जितने भी राष्ट्र प्रतीक है उनका सम्मान करूं, राष्ट्र महापुरुषों का सम्मान करूं, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करूं। वो अपेक्षा हम किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं कर सकते। हम किसी चाइनीज व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे नेशनल एंथम का सम्मान करे। हम किसी अमेरिकी या जर्मन से नहीं कर सकते, ये हमसे करी जा सकती है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन क्या किसी देश में केवल नागरिक और विदेशी नागरिक ही होते हैं? नहीं, एक कैटेगरी और है। वो कैटेगरी क्या है? हाँ भाई, कौन सी कैटेगरी है वो? किसी देश में नागरिक है और गैर नागरिक। जैसे कल हम बात कर रहे थे तिब्बतियों की, तिब्बती मतलब तिब्बती जो भारत में है। अब वो तिब्बती क्या है? क्या वो तिब्बती भारत में नागरिक है? क्या वो तिब्बती भारत में विदेशी नागरिक है? उनका विदेशी स्टेटस नागरिक कैसा है? नागरिक है तो नागरिक तो हमेशा के लिए रहेगा यहाँ, ठीक है। विदेशी नागरिक है तो विदेशी नागरिक का भी कोई एक लिमिट होगी। कोई पढ़ने आ रखा है, कोर्स करने आ रखा है, 4 साल का कोर्स है तेरा, 5 साल का है, 6 साल का है, नौकरी भी कर रहा है 8 साल 10 साल। लेकिन ये तिब्बती नागरिक को तो यहाँ 20 30 40 50 60 60 साल हो रहे हैं। तो फिर क्या वो, और वो नागरिक भी नहीं बन पा रहे हैं, न तो वो नागरिक ही है, उन्हें विदेशी नागरिक भी बोला जाए तो वो विदेशी नागरिक ऐसे नागरिक हो गए जो हमारे यहीं रह रहे हैं और हमारे यहीं उनकी सरकार भी चल रही है। तो उनकी स्थिति तो बहुत अलग सी हो गई। तो उनके लिए एक टर्म आती है शरणार्थी, जो इन मैडम ने बोला भी, शरणार्थी। वो क्या है? शरणार्थी। उनका स्टेटस कैसा हो गया? शरणार्थी। शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी। अब रिफ्यूजी कब तक के लिए, कितने समय तक के लिए है, उसका कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है। मे भी आगे चल के सरकार चाहे तो उनको सिटीजनशिप भी ग्रांट कर सकती है। तो एक तो हो गया नागरिक जो हम लोग हैं, दूसरा हो गया विदेशी नागरिक, कोई जापान से आया है, कोई रूस से आया है, कोई फ्रांस से आया है। एक हो गए शरणार्थी। शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे, रिफ्यूज मांगने आए थे अभी बीच में, जो आपके बांग्लादेश से आए, जो आपके अफगानिस्तान से आए, वो बौद्ध, वो हिंदू जिनके ऊपर वहां अत्याचार हुआ, जिनको वहां पर प्रताड़ित किया गया, वो भाग के आ गए, यहां आ गए। अगर वो सही तरीके से, क्या वो आ सकते थे वीजा लेके प्रॉपर? तो प्रॉपर वीजा लेके आते तो वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आते, तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आते और भारत में एलियन कहलाते। भारत के वो नागरिक है नहीं, पाकिस्तान से पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आते तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आते। वो भाग के आए तो वो क्या है? शरणार्थी। भारत से शरण मांगी उन्होंने। ये जो तिब्बती लोग हैं ये कैसे आए? ये भाग के आए जब चीन इनके क्षेत्र पर अधिकार कर रहा था। तो एक होता है नागरिक, एक होता है विदेशी नागरिक, एक होता है शरणार्थी। इसके अलावा जो ना नागरिक हो, ना विदेशी नागरिक हो, ना शरणार्थी हो, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? सर आतंकवादी। आतंकवादी? सर वो क्या है ना, नागरिक है सर, वो नागरिक नहीं है, शरणार्थी भी नहीं है और सर वो विदेशी भी नहीं है, तो जाहिर बात उसको आतंकवादी के लिए कोई और शब्द नहीं मिले तो हमने बोल दिया। हाँ, और कोई बताया भाई, कौन होगा वो? सर जो लोग घूमने के लिए आते हैं। हैं? बोलो बोलो, सर एक कुछ अच्छी लोग सी हल्की सी आवाज आई, बोलो। घूमने के लिए, वो लोग भी तो कुछ होते होंगे। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही बेटा, सुनो सुनो क्या बोल रहे हो, बोलो सर बोलो। मैम ये कह रही, सर मैम ये कह रही कि जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो भी तो कुछ होंगे, मैम ये कह रही हैं। वो घूमने के लिए है तो वो विदेशी नागरिक है। तो जो घूमने के लिए आए हैं, जो पढ़ने के लिए आए हैं, जो बिजनेस करने आए हैं, ठीक है ना, जो ताजमहल देखने आ रहे हैं, चाहे वो सांची स्तूप देखने आ रहे हैं, कुछ भी करने आ रहे हैं, वो सब विदेशी नागरिक हैं। वो वीजा लेके आएंगे प्रॉपर, ऐसे थोड़ा आएंगे घूमने के लिए कि घुसपैठ करके आ गए देश में, हैं? ऐसे लोगों को तो पकड़ लिया जाएगा, फिर वो तो फंस जाएंगे। तो 3 कैटेगरी है। चौथा क्या होगा? चौथे जो इनमें से कुछ नहीं है, न तुम इस देश के नागरिक हो, घूमने आ रहे पढ़ने आ रहे, तो विदेशी नागरिक को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट से आओगे ना, लीगल वे से आओगे कि इलीगल वे से आ जाओगे? शरणार्थी है, शरणार्थी शरण मांग सकता है,
वो दूसरे तरीके से भी घुस गया तो वो शरणार्थी कैटेगरी में, वो शरण मांग रहा है, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के हित से नहीं आया, बल्कि उसको वहां नुकसान हो रहा था, दूसरे देश में मारा पीटा जा रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो वो हाथ जोड़ता। चौथा कैटेगरी उसे बोलेंगे स्टेटलेस। स्टेटलेस मतलब राज्य विहीन व्यक्ति, उसका कोई राज्य ही नहीं है। राज्य विहीन मतलब जैसे जैसे मान लीजिए ये रोहिंग्या हमारे देश में आ गए, अब रोहिंग्याओं को हमने शरण दी, लेकिन कुछ रोहिंग्या क्या है, घुसपैठ करते हुए आए, घुसपैठ कर लिया उन्होंने हमारे देश में। अब वो रोहिंग्या हमने उन्हें पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम चाहते, जैसे अब ये कानून आ रहा था, बीच में बोल भी थे, असम में भी मामला चल रहा था एनआरसी का, हमने उन रोहिंग्याओं को पकड़ा और हमने बोला इन रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करो, हम इन्हें भारत में नहीं रहने देंगे, हमारे देश में घुसे हुए हो सकता है इससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, हमारे संसाधनों पे भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा, इनको पकड़ के इनके देश में भेज दिया जाए। कहां से आए हो तुम, बांग्लादेश से आए हो या म्यांमार से आए हो, मूल देश उनका म्यांमार है, वहां भेज दो। लेकिन म्यांमार की सरकार बोले ये हमारे नागरिक नहीं है। अब म्यांमार की सरकार सर क्या कर रही है? सर ये तो वही हुआ ना जो रिफ्यूजी फिल्म आई थी, भारत के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं ना वो इस देश के हैं ना उस देश के हैं, तो सर उन्हें रिफ्यूजी बोला गया, अभिषेक बच्चन वाली रिफ्यूजी बोला गया ना सर। रिफ्यूजी अलग चीज है, स्टेटलेस। स्टेटलेस मतलब रिफ्यूजी को हमने शरण दी है, कोई देश उसको मान्यता दे रहा नहीं दे रहा वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर बात चल रही है स्टेटलेस, जिनको कोई राज्य मान ही नहीं रहा है। भारत ने शरण दी नहीं, भारत में घुसपैठ किया, लेकिन भारत उनको यहां से हटाना चाह रहा है, अपने उनके देश भेजना चाह रहा है, उनका देश उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, उनका देश कह रहा है हमारे लोग नहीं है, भले वो वहां के लोग हैं। जैसे आपको पता है रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन स्टेट से निकले, भारत बांग्लादेश अलग अलग देशों में घुस गए, कई कई जगह छुप छुप के रह रहे हैं, दिल्ली में भी बहुत जगह छुप छुप के रह रहे हैं। अब भारत इनको यहां से बाहर निकालना चाहता है, सपोज भारत चाहता है इनको आइडेंटिफाई करे और इनको बाहर निकाले, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है, कई बार आईबी की आंतरिक रिपोर्टें हैं। वो देश जिसको हम ये देना चाह रहे हैं, जहां के मूल है, वो वहां जाना नहीं चाह रहे हैं, या वो जाना भी चाह रहे तो उस देश का राज्य की सरकार बोल रही है हम जानते ही नहीं इनको, ये हमारे लोग नहीं है, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं रहा, ये होगा स्टेटलेस, और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो किसी भी देश में मुख्यतः जो लोग होते हैं वो तो ये दो ही तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ये हो सकते हैं जो शरणार्थी हैं, शरणार्थी तभी माने जाएंगे जब आपको सरकार माने कि आप शरणार्थी हैं। अगर आप एक तरीके से आए, अब मान लो 4 तरीके के लोग आए, हिंदू आए, जैन आए, बुद्ध आए और मुसलमान आए पाकिस्तान से, तो हमारी सरकार ने हिंदू जैन और बौद्ध को तो मान लिया, ये प्रताड़ित होके आए, इनके ऊपर उत्पीड़न हुआ और इनको हम शरणार्थी मानते हैं, लेकिन मुसलमान आए वो मानते ही नहीं, बोलते हैं तो घुसपैठ करने है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टेट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। राज्यविहीन मतलब स्टेटलेस। तो अब हमारा संविधान किनके बारे में बात कर रहा है, उस टाइम तो बड़ी दिक्कत हो गई। सीमा हैदर तो आई दूसरे तरीके से, अभी उसको सरकार सिटीजनशिप भी नहीं दे रही है? शादी कर ली तो अभी शादी करने के लिए प्रावधान पड़ोगे ना। सीमा हैदर जो आ रखी है उसको सरकार ने अभी उसका भी कोई स्टेटस नहीं है, वो सरकार के सस्पिशन में है, नागरिकता मिल सकती है उसको। अब वो सर पंडित जी, सर न्यूज में आया था पंडित जी को बुलाया गया था, कैसे शादी करा दी आपने, तो लेकिन सर ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान से आई 2 साल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, आराम से रह रही, तो ये तो नहीं समझ में। अभी वो सरकार के सस्पिशन में है कि सीमा हैदर, अगर आप इनमें से ये पूछना चाहते हैं कि सीमा हैदर की क्या स्थिति है, सीमा हैदर की अभी कोई स्थिति नहीं है। जिस दिन उसके खिलाफ ये सबूत मिल गया कि वो एक उद्देश्य से, मे बी शी इज अ स्पाई, हो सकता है वो एक जासूस हो, अब वो तो बोल रही है मुझे प्यार हो गया और अपने बच्चे भी लेके आ गई है वो। अब एक होता है मानवता का आधार, मानवता का आधार होता है ना, भारत बड़ा देश है, चलो भाई इसको भी शरण दे दो, उसको भी शरण दे दो। शादी उसने कर ली है, शादी करने के बाद
वो अपने क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, बाद में वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी कि मुझे भारत की नागरिकता दे दी जाए, और वो तो लगातार बोल रही है, और 7 साल का क्राइटेरिया भी नहीं है। वो सरकार चाहे तो उसे अभी नागरिकता दे दे, पर सरकार क्यों दे? एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, एजेंसियां भी पता लगा रही हैं कि वास्तव में इसका मूल उद्देश्य क्या है। और पाकिस्तान वाले अलग बखेड़ा खड़े कर रहे हैं कि चली गई, क्यों चली गई, अब ये वहीं रहे। यहाँ पे अभी वो स्टेट लेस है, ऐसा भी नहीं हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार उसको बोला, अभी उसकी स्थिति किसमें फंसी हुई है, ना वो आर है ना वो पार है। अब वो पाकिस्तान जाएगी तो पाकिस्तान वाले उसे मार ही देंगे एक तरीके से, या जो भी करेंगे। पाकिस्तान का तो आपको स्थिति पता ही है। भारत एक बड़े दरिया दिल वाला देश है, लेकिन भारत नागरिकता देगा ये पक्का नहीं है जब तक कि हम पूरा वेरीफाई ना कर ले कि इसका इंटेंशन क्या है, कि किस स्थिति में। तो अभी आप ये समझो वो किसी स्थिति में नहीं है, वो सस्पेंशन में है। सस्पेंशन समझ रहे हो, जो लटका हुआ है, ना वो नागरिक ही है, विदेशी नागरिक है, पर विदेशी नागरिक पासपोर्ट के माध्यम से सही तरीके से आए तो प्रॉपर विदेशी नागरिक। पर किस उद्देश्य से आई है? कोई पासपोर्ट लेके भी आता है और फिर वो लगातार यहीं रहने लग जाता है। 6 महीने का पासपोर्ट लेके आया, 6 महीने ओवर हो गए, अपना पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट से आया, वीजा लेके आया 6 महीने का, और उसका 6 महीने का वीजा खत्म हो गया, वो रिन्यू नहीं करा रहा है, तो फिर पकड़ में आ जाता है। फिर उससे इंटेरोगेशन होती है कि आप रिन्यू क्यों नहीं करा रहे हो, तो उसके इंटेरोगेशन होगी। हो सकता है वो भूल गया हो सकता है उसका कोई कागज वागज खो गया हो, तो उसके एम्बेसी में वहां पे कंसल्ट किया जाएगा। सीमा हैदर वाला मामला उलझ गया है। तो कभी कभी कोई ऐसे मामले आ जाते हैं जिसका कोई स्थिति नहीं पता लगती कि वो है क्या, तो वो वही सी स्थिति में। हाँ, रोहिंग्या को निकाल देंगे। निकालने का मतलब ये होता है कि हम उनको कोई अधिकार नहीं देंगे। निकालने का मतलब ये नहीं अब आप करोगे क्या, उनको एक जगह पकड़ के एक जगह रख दोगे। बांग्लादेश ने भी किया। रोहिंग्या, मान लो रोहिंग्या आ रहे किसी भी देश में, तो उनके लिए कितनी दिक्कत है। किसी भी देश में आएंगे, बांग्लादेश में इतने रोहिंग्या घुस गए, बांग्लादेश सरकार ने उनके लिए भाषण 4 एक आइलैंड है उनका, वहां पर उन्हें वहां भेज दिया, इस आइलैंड में इनको बसाया। बांग्लादेश में नीचे आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल साइड, उनको वहां रखा, और वो आ रखे घुसपैठ करके आए, चाहे वो शरणा, उनको अपने देश में मारा जा रहा, म्यांमार उनको ले नहीं रहा, वहां पे उनको रखा, वो मुसीबत में। अब वो देश उनको खाना पीना पानी उपलब्ध कराएगा, कितनी दिक्कत होगी। इतने सारे लोग एक कंजेस्टेड एरिया में, मेन एरिया में भेज दोगे, आपको आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस हो जाएगा। भाई वो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, कल के दिन ऐसे भी तो लोग हैं जो हमारे देश में कहीं बम फुटवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बरगलाना बहुत आसान होता है। गरीब है उनको लेंगे, भाई तो 500 रुपए ले, 2000 रुपए ले, यहाँ बम रख के आ जा। हमारे पास ना उनका आपका मेरा तो सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा फोन, हमारी लोकेशन ऑन रहती है, सब कुछ। उन लोगों का गवर्नमेंट पे कोई डेटा ही नहीं है, तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है पूरा पूरा। अब क्या करें, उनको नागरिकता दे तो समस्या, ना दे तो समस्या, करे क्या? तो उनको सरकार आइडेंटिफाई करके कुछ कैंप वैम्प होते हैं, जो चल भी रही थी 2019 में, कंसंट्रेशन कैंप, ऐसी जगह पे अलग करके आइसोलेट रख के खाना पीना दिया जाएगा, बुनियादी चीजें दी जाएंगी, पर वैसे अधिकार नहीं मिलेंगे। अब उनको वहां रख दिया। तो बांग्लादेश ने भी किया। ऊपर से बांग्लादेश में हुआ कि उनकी आबादी बढ़ गई, वो शरणार्थी थे, शरणार्थी वो आए कुछ संख्या में, वो उनके बच्चों पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, सरकार बांग्लादेश की परेशान हो गई कि भाई एक तो दूसरे देश में एक समस्या के तहत आ रखे हो। फिर वहां उनको कंट्रासेप्टिव पिल दिए गए, उनको निरोध दिए गए कि भाई ये तो लोगों ने क्या ही कर दिया है, तो इतनी पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है। तो वो उस सरकार के लिए, उस देश के लिए, और वैसे भी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है, हिंदुस्तान कोई धर्मशाला भी नहीं है कि आ जाइए सब आ जाइए, जहां जो दुनिया से परेशान है वो सब यहीं आ जाइए। एक तो हमारे लिए खुद नहीं हो रहे हैं, 140 करोड़ की आबादी, अब इतना बड़ा दिल दिखा के ऐसा भी बेवकूफी नहीं करनी हमने। तो सरकार इसलिए, हाँ जो जेन्युइन तरीका है उससे आइए, जेन्युइन वे से आइए। अब ये तो ना कि 140 करोड़ है तो लो चलो 1-2 करोड़ और आ जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सरकार समझदार है, सरकार को पता है किसको रखना है किसको नहीं रखना। और सबसे बड़ी बात आती है इसमें सिक्योरिटी की और रिसोर्स। असम का सारा मुद्दा ही है, असम के लोग क्यों चिल्लाते हैं, वो कहते हैं हमारे इसमें ये बांग्लादेशी आ रखे हैं सारे सारे, ये हमारे यहाँ बड़े दिक्कत पैदा करते हैं हमारे संसाधनों में। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, ये सरकारों की कहीं दिक्कत है। बॉर्डर हमारे पोरस है कि बॉर्डर से कैसे इन्फ्लेटेशन हो जाता है, लोग घुस जाते थे वहां पर।
बीएसएफ को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, और बहुत बारी सीमाएं अभी तक खुली भी थी ना, प्रॉपर आपका वो भी नहीं हुआ था, फेंसिंग भी नहीं हुई थी। अब हमारे यहाँ से भी तो एक व्यक्ति था सरबजीत, जो गलती से घुस गया था पाकिस्तान में। अब हम तो बोलते हैं गलती से घुसे, अब भगवान जाने वो स्पाई, पाकिस्तान बोलता है स्पाई थे। तो अलग अलग तरीके से बातचीत होती है, ठीक है। आपको इसमें इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने ये कोई काम नहीं कर, ये सब सरकार के ऊपर, सरकार को डिसाइड करना है, सरकार बोले संसद। तो इतनी बात समझ में आ गई। नागरिकता बहिष्कार का एक विचार है, या नागरिकता ही क्या करती है कि ये मेरे नागरिक हैं और ये लोग नागरिक नहीं है, तो वो नहीं है तो उनको बहिष्कृत कर दिया, और ये जो नागरिक है इनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है और इनको कुछ अधिकार दिए गए। तो अब आप देखिए ये सारी बातें, वही वाली बातें यहाँ पे लिखी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूएसए स्विट्जरलैंड, ये दो देश के एग्जाम्पल दिए थे। यहाँ पे क्या है, द्वैध नागरिकता का सिस्टम। सर अब सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसे ये शरणार्थी होते हैं, तो इनकी शरणार्थी, हाँ, कितनी कोई लिमिट होती है कि कितने टाइम तक ये रह सकते हैं इंडिया में, या कोई कंटिन्यू लिमिट नहीं है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जबकि यूरोप जैसे देश भी परेशान, देखो यूरोप बड़ा दिल दिखाता है, ऐसा है ना, हम लोग हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग हैं लोकतांत्रिक देश, और एक लोकतांत्रिक देश वो अच्छा माना जाता है जो दूसरों के मानवाधिकारों को समझे। वो लोग प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, तो एक बड़ा दिल दिखाने वाली बात क्या होती है, आप आ जाइए हमारे घर में रह लीजिए, मतलब हमारे देश में रह लीजिए, जब तक की स्थिति सही होती है नहीं होती। ऐसा ही बड़ा दिल हमने दिखाया तिब्बतियों के प्रति। लेकिन अब तिब्बत में तो स्थिति कभी लग रहा है तिब्बत को छोड़ेगा चीन, तो वो कितने समय से रह रहे हैं, लगातार रह रहे हैं। तो वो लोग रह रहे हैं, उनको हमने कुछ अधिकार दिए, हमने एक तरह का क्राइटेरिया अपनाया। अब सर हम यही रोहिंग्याओं के लिए क्यों नहीं कर देते, रोहिंग्या भी आ रहे हैं, इनके प्रति भी है। तो क्या बोला मैंने, इसके लिए कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। अब ये आप नहीं बोल सकते कि आपने तिब्बतियों के लिए ऐसा किया तो रोहिंग्या, भाई ये सब सरकार की इच्छा है, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। कभी भी ऐसा नहीं चलेगा कि ये एक स्थिति है, इसी स्थिति से सबको ट्रीट किया जाएगा। फिर तो वही वाली बात हो गई कि यही तो बात उठी थी कि आप हिंदू, जैन और बौद्ध को, पारसी को, ईसाइयों को, इनको तो वो दे रहे हो नागरिकता, मुसलमानों को नहीं दे रहे हो। हम क्या करें, सरकार की इच्छा है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब मेरे से मत पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं, उसके पीछे कानून है, सरकार ने प्रश्न उठाया वहां पर, ये कोर्ट में गया मामला कोर्ट में गया ना, आप समझिए आर्टिकल 14 का वायलेशन है या नहीं है, ये सारे लीगल प्रोविजन होते हैं। उसके पीछे सरकार का एक सॉलिड रीजन है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में मुस्लिम के साथ ही कैसे प्रताड़ना होगी, वहां पे नॉन मुस्लिम्स, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी जो भी हैं, ये जो आपके लोग हैं, इनके साथ प्रताड़ना होगी। तो फिर उस आधार पर सरकार ने कानून बनाया। अब कानून बन गया, वो सही है गलत है वो भी डिसाइड कौन करती है, कोर्ट। तो पहली दिशा में हर चीज सही लगती है, चलते चलते कोई चीज बदल जाए तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये जो शरणार्थी आए बच्चे हमारे देश में बाहर से, इन शरणार्थियों के लिए भी अलग अलग स्टेटस रखे गए, दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डिसाइड करता है। तो ये मुद्दा तो विवादित है, इस पे आपको प्रश्न थोड़ा आने वाला है, इसमें आपको इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको बोलना है भारत की संसद भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाती है, सरकार राष्ट्रहित में, आपसे पूछे कभी ऐसा कि किसी के लिए ऐसा कराए, तो आप बोलेंगे सरकार राष्ट्रहित में और अपने नागरिकों के हित में जो भी उचित होता है वो फैसला लेती। फिर वो आपका ओपिनियन जानना चाहे तो आप अपना ओपिनियन रख सकते तर्क के साथ, ठीक है। लेकिन आपका ओपिनियन सही है या गलत है उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसी का है जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ठीक। तो सिटीजन आपको समझ में आ गया ये क्या होता है। अब भारत में संविधान इसके संबंध में क्या प्रावधान करता है ये देख लीजिए आप, क्योंकि ऐसे हम बात करते रहेंगे तो ये खत्म ही नहीं होगा टॉपिक। आर्टिकल्स, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है, ऐसे तो हमारी क्लास निकल जाएगी पूरी, आज भी रह जाएगा ये। तो इसलिए अब जरा इधर ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 5 किसके बारे में बात कर रहा है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग भारत में रह रहे थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों की बात कर रहा है जो कि माइग्रेट होके आए टू इंडिया, भारत को, भारत के लिए, फ्रॉम पाकिस्तान। अनुच्छेद 7
उन लोगों की नागरिकता की बात कर रहा है जो कि माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यहां से गए पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से वापस माइग्रेट होके कहां गए, भारत आ गए। अनुच्छेद 8 बात कर रहा है उन पर्सन्स की जो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया, अलग अलग देशों में। जब हमने बात की अनुच्छेद 9 ये बोल रहा है कि आपने वॉलेंटरली होता है स्वेच्छा से अगर एक्वायर कर ली नागरिकता किसी फॉरेन स्टेट की, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। अनुच्छेद 10 ये बोल रहा है कि जो आपकी नागरिकता कंटिन्यूअंस रहेगी वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लॉ के तहत वो नियंत्रित होगी। अनुच्छेद 11 ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता को विधि के द्वारा नियमित कर सके। ये इनका सार है। अब क्लॉज बाय क्लॉज इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चार आपको ध्यान रखने, 5, 6, 7, 8 पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान जो पाकिस्तान से है, थर्ड पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान जो पाकिस्तान गए लेटर रिटर्न टू इंडिया, डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछ ले याद होना चाहिए, और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है, कौन भारत का नागरिक बनेगा, जन्म से भारत। हालांकि इसको केवल सुनना है, इसको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब इसका कोई महत्व नहीं है। ये बात हो गई पुरानी। कितने साल हो गए, 74-75 साल पहले भारत का नागरिक कोई कैसे बन सकता था, वो बात है। आज इसका कोई महत्व नहीं है, ना आज इससे कोई प्रश्न आने वाला। इसको केवल सुनना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी। जन्म से भारत का नागरिक हो तो कैसे होगा, शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया। तो कोई भी व्यक्ति, उस टाइम की बात चल रही है, 26 जनवरी को भारत का नागरिक, पहली कंडीशन उसका भारत में डोमिसाइल हो। डोमिसाइल मतलब संविधान लागू हो रहा है, वो भारत में निवास कर रहा है। साथ ही साथ इन सब कंडीशन में से कोई एक कंडीशन, यानी कि संविधान लागू होने के समय वो भारत में रह रहा है कैसे, स्थायी रूप से, उसका कोई इंटेंशन बाहर जाने का नहीं है। एक कंडीशन ये। दूसरा, 3 कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन, क्या है वो, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक होगा। तो क्या हो गया, भारत में रह रहा है प्लस, तो दूसरी कंडीशन है उसमें 3 क्लॉज है, उसमें पहला है वो भारत में जन्मा। दूसरी बात, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, वो भारत में रह रहा है और भारत में जन्मा नहीं, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भी भारत में जन्मा हो। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो तो वह भारतीय नागरिक होगा। तो यहां पर सारी नागरिकता किस बेसिस पर है, अधिवास की। अधिवास मतलब उसे, ये कंडीशन तो है ही इंपॉर्टेंट कि उसे भारत में रहना है, भारत में जिस टाइम संविधान लागू हो रहा है वो रह रहा हो, पीछे 5 साल से रह रहा है वो, एक कंडीशन। दूसरी, उसका जन्म भी भारत में हुआ तो वो भारत का नागरिक होगा। उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो वो भारत का नागरिक, या माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ तो वो भारत का नागरिक। तो ज्यादातर जो उस टाइम हमारे दादा परदादा लोग थे उनका नागरिकता इसी से आई, क्योंकि वो भारत में ही रह रहे थे और उनका जन्म भी भारत में हुआ था। अब किसी के दादा का जन्म स्विट्जरलैंड में तो नहीं हुआ था ना, हम में से मोस्टली जो उस टाइम थे सबका जन्म कहाँ हुआ, भारत में ही हुआ। उनके माता पिता वो भी भारत में रह रहे थे, भारत में जन्म हुआ, तो इस आधार पर उनको नागरिकता मिल गई। तो ये सबसे सिंपल प्रोविजन था। दिक्कत कहां से आने लगी नागरिकता में, अब जो लोग पाकिस्तान से, उस टाइम वो शरणार्थी कुछ नहीं है, उस टाइम तो अभी सीमाएं डिसाइड हो रही हैं, बहुत से लोग इधर आ जा रहे हैं। नागरिकता का मामला इतना उलझा ही क्यों, क्योंकि बंटवारा हुआ तो बड़ी दिक्कत हो गई। लाखों करोड़ों लोग ट्रेनों में भर भर के भारत आ रहे थे, भारत से लाखों करोड़ों लोग। गदर मूवी देखिए, गदर, भाग मिल्खा भाग में भी देखा होगा, लाखों करोड़ों लोग इधर आ रहे हैं। देखे थे कितने कैंप लगे हुए थे, कितने लोगों के तो कागज ही खो गए, कितने बच्चे इधर उधर हो गए। जो आपने भाग मिल्खा भाग का शुरू का सीन देखा होगा, मिल्खा सिंह वगैरह बैठे हुए हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो आप देखें कितनी बड़ी दिक्कत हुई। ये जो गदर मूवी आई थी पहली, उसमें भी तो ऐसी कुछ हुआ था कि अमीषा पटेल वाले लोग इधर रह गए थे ना, वो क्या हुआ था उसमें, वो खो गई थी। माता पिता उसके पाकिस्तानी, जो अमरीश पुरी और वो जो बने थे, उसका नाम क्या था, सकीना, इधर उधर हो गए थे सारे लोग। तो ये सब गड़बड़ हुआ। अब कैसे नागरिकता दे, सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द हो गया पहचानना। तो अब इन्होंने प्रारंभ किया, पाकिस्तान से आवर्जन माइग्रेट करके आने वालों की नागरिकता, यानी जो भारत के ही लोग थे, पहले तो भारत ही था पूरा, अब वो जो पाकिस्तान से आए,
उनके लिए कंडीशन, उनके लिए एक डेट आएगी 19 जुलाई 1948। ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों? हालांकि अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पुरानी बातें हो गई है। हाँ, ये रेड चमक रहा है आपको ये? ठीक है, ठीक है। तो देखो 19 जुलाई 1948 ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन पे बेटे परमिट सिस्टम लागू हुआ। क्या हुआ? परमिट सिस्टम। परमिट समझते हैं? परमिट, पहले लोग इधर से ऐसे आए जा रहे, आ जा रहे, कोई कोई तो ऐसे खुश हो रहा, आज मैं भारत में हूं कल पाकिस्तान में हूं, आज मैं भारत में हूं कल पाकिस्तान। अबे तेरी नागरिकता का क्या होगा? तो फिर ऐसे में दिक्कत ये आई थी कि हमें परमिट सिस्टम लागू करना पड़ेगा। भारत ने और पाकिस्तान ने, दोनों सरकारों ने आपसी सहमति से बात की और यह बोल दिया कि इस तारीख से जो भी लोग इधर उधर हो रहे हैं वो लोग एक परमिट मिलेगा उनको। मतलब जो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे हैं ये परमिट है, तो आपका परमिट में नाम लिखा है, आपको परमिट मिलता है कि आप इस उद्देश्य से भारत जाना चाहते हैं कि आप भारत में ही रहना चाहते हैं। और जो उधर भारत से पाकिस्तान जा रहे हो, यानी दोनों सरकारों ने क्या कर दिया, एक परमिट व्यवस्था लागू कर दी। तो इसमें क्या है, वो लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए तो वो तो भारतीय नागरिक होंगे, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीधा भारत आ गए। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए, उन्हें भारतीय नागरिकत्व के लिए आवेदन देना पड़ेगा। तो आ गई दिक्कत। अब क्या दिक्कत आई, जो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्रों से जो भी आ गए उस टाइम, वो तो भारत के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आ रहे हैं उस दिन से परमिट लागू हो गया, तो आपका परमिट दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम भारत आए हैं, इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमें भारत में स्थायी रूप से निवास करना है। तो उस परमिट का जब देख लेंगे उसके बाद आपको एक आवेदन करना पड़ेगा भारत में। इससे पहले जो आ गए कोई आवेदन नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अब यहां से शुरू क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन, आवेदन करना होगा तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? पहले वाले में जो भारत के अंदर रह रहे थे, दूसरे वाले में पाकिस्तान। पाकिस्तान से आने वालों में दो तरह के लोग हैं, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए उनके लिए कोई मामला नहीं, दादा दादी नाना नानी अविभाजित भारत के ही भाग थे वो। दूसरा जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए वो परमिट दिखाएंगे, परमिट दिखाने के बाद जब ये वेरीफाई हो जाएगा हाँ पाकिस्तान के अथॉरिटी से इनको भारत आने के लिए परमिट मिला है, ये भारत आ गए, अब भारत में उनको नागरिकता के लिए आवेदन करना है, तो उनको नागरिकता का आवेदन करेंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर देखो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया, माइग्रेट किया, संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह पितामही, दादा दादी, पितामह पितामही होता है दादा नानी, या मातामह मातामही, नाना नानी, यानी ग्रैंड पेरेंट्स में से भारत के नागरिक होने चाहिए, में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। तो 1935 का भारत तो पूरा ही था, भारत था, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें आज का बांग्लादेश भी है और आज का भारत भी है। तो तब तक हमारी सिटीजनशिप गवर्न वहीं से हो रही थी। सारी दिक्कत कहां से स्टार्ट हुई, जब भारत का विभाजन हो गया। तो विभाजन के बाद ये अलग अलग क्लॉज बने। मैं फिर बोल रहा हूं इसमें उलझने वाली बात नहीं है, इसमें उलझना मत, ना इसमें तिथि याद रखनी, क्योंकि आज इनका कोई महत्व नहीं है। आज केवल आपको ध्यान रखना है कि 5 में यह है कि जो भारत में ही निवास कर रहे थे, 6 में यह है जो पाकिस्तान से भारत आए, 7 में यह है कि जो भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आए, और 8 में यह है जो भारतीय मूल के थे और बाहर थे। बस उसके अंदर ये जो इतनी सारी बातें लिखी हैं इसका अब फिलहाल कोई महत्व नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये सारी बात आप देखिए, दादा दादी नाना नानी, बस आपको तारीख ज्यादा से ज्यादा आप रख सकते हैं 19 जुलाई 1948। क्यों महत्व है, क्योंकि सर इस दिन परमिट सिस्टम लागू हुआ। कहां लागू हुआ, दोनों देशों में लागू हुआ, क्योंकि लोग इधर उधर आ जा रहे थे, नागरिकता कैसे डिफाइन होगी, तो मजाक में ना ले, लोग जा रहे हैं भारत तो क्या वो इसी उद्देश्य से जा रहे हैं कि हमेशा भारत रहना है। जो पाकिस्तान वाले, कोई रावलपिंडी से आ रहा होगा, कोई लाहौर से आ रहा होगा, कोई कराची से आ रहा होगा, तो वो केवल क्या किसी से मिलने मुलने तो नहीं जा रहा, इस उद्देश्य से तो नहीं जा रहा कि भारत जाऊं फिर वापस आ जाऊं, क्या वो परमानेंटली भारत में रहना चाहता है। जैसे ही लखनऊ से कोई जाना चाह रहा है, भोपाल से कोई जाना चाह रहा है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो किस उद्देश्य से जा रहा है, क्या वही रहना, तो दोनों देशों की सरकार ने डिसाइड किया परमिट जारी करेंगे।
इससे क्या होगा, जो अनावश्यक लोग हैं वो लोग छट जाएंगे, सही लोग जिनको सही उद्देश्य जाना वही इधर उधर जाएंगे। साथ क्या बोलता है, भारत से पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले में। अब जो लोग, अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो खुशी खुशी में चले तो गए उधर, हाँ भाई, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो रहना समझना, यहाँ पे चीजें, क्योंकि सोचो ना कितना बड़ा विभाजन की त्रासदी थी। हमारे यहाँ से, आपको पता है पाकिस्तान की मांग करने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन थे? पाकिस्तान जो डिमांड चल रही थी उसकी सबसे ज्यादा, जिन मुस्लिम्स ने उसको बहुत बड़े स्तर पर मांग की, वो थे उत्तर प्रदेश के मुसलमान। उत्तर प्रदेश, और मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर भी कहां था? लखनऊ। लखनऊ कहां है? भारत में, मतलब यूपी में है, भारत में। यहां से इतने सारे लोग भर भर के कहां गए? पाकिस्तान, बहुत सारे लोग। और वहां से बहुत सारे, जैसे हमारा जो पंजाब का एरिया है, पंजाब के एरिया में मुसलमान ज्यादा थे, तभी पंजाब का बड़ा हिस्सा। लेकिन पंजाब के जो एरिया में ज्यादा जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे, जमीनें जमीनें दुकानें जिसकी थी, वो थे हिंदू और सिख। उनको वहां यहां आना पड़ा। यहां तो दिल्ली में ऐसी चौपाल लगी हुई थी, दिल्ली में कभी आप देखना, वो यूट्यूब में है, वो इतने सारे लोग मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर रात को सो रहे हैं, लाइन लगी पड़ी थी, लाखों करोड़ों लोग। सोचिए आप कितना बड़ा सिरदर्द था उस टाइम, कैसे इतने लोगों को समाना है। संपत्तियां इधर से उधर हो गई, मैंने कमाया खाया घर घुर बनाया, पता लगा एरिया तो पाकिस्तान में आ गया, तो मुझे अब मैं सब कुछ अपना सामान तो ले आऊंगा, घर तो उठा के नहीं ला सकता ना। कई कई लोग जो अरबपति करोड़पति थे, सोचो जो लोग वहां के, जैसे आडवाणी जी हैं, जैसे मनमोहन सिंह साहब हैं, इनका गांव, इनकी जमीनें, वो तो सब पाकिस्तान में रह गई, जमीन जमीन थोड़ा उठा के ले आएंगे यहाँ। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारे चैलेंज। अब इसी बीच क्या हुआ, जो लोग भारत से कहां गए? पाकिस्तान, और अब ये वापस आ रहे हैं पाकिस्तान से भारत। पीछे आपने देखा क्या लागू हो गया था हमारा? परमिट सिस्टम। अब देखिए 1 मार्च 1947, ये वो तारीख है जो आपको पता है। अभी भारत क्या हुआ? आजाद नहीं हुआ। भारत आजाद होगा 15 अगस्त 1947। अभी माउंटबेटन प्लान भी नहीं आया, लेकिन ये प्रोविजन तो बाद में आ रहा है, संविधान तो बाद में बन रहा है। तो संविधान ने बैक डेट ली, जो कि क्या मानी गई? 1 मार्च। 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले वापस भारत आ गए तो वे भारतीय नागरिक होंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है? जो लोग यहां से चले गए कहां? पाकिस्तान, तो पहली कंडीशन में आप उनको भारत का नागरिक नहीं मानोगे इस डेट पे। लेकिन अगर वो इस डेट से पहले पहले आ गए तो वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। समझ रहे हो? भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। क्या आयुष उनको परमिट की आवश्यकता होगी? इस डेट से पहले आ रहे नहीं, लेकिन इस डेट के बाद भी जो लोग आ रहे होंगे फिर उनको क्या आवश्यकता पड़ेगी? परमिट की। फिर परमिट के बाद उनको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। फिर पूरा प्रोसेस वही है। पाकिस्तान को प्रबंधन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रबंधन किया, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आप इस डेट से चले गए, उस टाइम तो पता ही नहीं था पाकिस्तान है भारत है, आप इस डेट से वहां चले गए तो अब आप वहीं के नागरिक हैं। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत आ गए तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर सर उसके बाद आते हैं तो भी मिल जाएगी, मिल जाएगी, पर आपको क्या करना पड़ेगा? परमिट चाहिए और रजिस्ट्रेशन चाहिए। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रबंधन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए, यानी किस उद्देश्य से आ रहा है? रिहेबिलिटेट होना या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन ही की गई है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख, जिसमें आपने परमिट सिस्टम देखा, के प्रायोजन के लिए समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रबंधन किया है, तो इस तारीख के बाद फिर उसे परमिट। तो कितनी टेक्निकल भाषा है ना, याद नहीं करना, क्योंकि संवैधानिक भाषा है। संविधान में जो चीज लिखी होती है कानूनी, वो आप लोगों के समझने के बहुत ऊपर है। तो सिंपल आपको लॉजिक है। अनुच्छेद 8 सिंपल ही है। अनुच्छेद 8 उनकी बात कर रहा है जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनके पूर्वज, वो जो भारतीय मूल के लोग हैं जो उस वक्त फ्रांस, कनाडा, इटली में रह रहे हैं, अगर उनके लोगों को
उनके बच्चों को भारत की नागरिकता लेनी है तो क्या है? ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे तो वे भारत के नागरिक होंगे। 1935 का अधिनियम, पहले हम सब लोग किससे चलते थे नागरिकता हमारी? 1935 की अधिनियम, हमारी नहीं, जो आज पाकिस्तान के लोग हैं, जो आज बांग्लादेश के लोग हैं, इन सब के पूर्वजों की नागरिकता, क्योंकि हम सब थे तो एक ही लोग, वो सब किससे चलती थी? 1935 की। अब वो भारत के नागरिक थे उस टाइम 1935 के अंतर्गत, चाहे वो पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी हो आज, चाहे वो बांग्लादेश वाला भी हो। अब मूल वंश तो उनका भारतीय हो गया। अब उनको अगर भारत की नागरिकता लेनी है, भारत आजाद हो गया, अब मान लीजिए कोई सिंगापुर रह रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा था, बहुत से कनाडा में रह रहे थे, अब उन्हें लगता है भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र देश बन गया। हम उस टाइम तो अंग्रेजों के कारण हम चले गए थे, अब हम वापिस अपने देश में आना चाहते हैं, तो वो भारत के नागरिक कैसे बनेंगे? उसके बारे में बात कौन कर रहा है? अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के लोग, उद्भव मतलब ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग हैं लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हैं, कि कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही, दादा दादी या नाना नानी में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित, वही जो आपका अधिनियम है भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मा था, यानी कि अगर उनका जन्म भारत में हुआ, वो भारत से संबंधित है, और इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा था, कोई कनाडा या फ्रांस जहां पर भी निवास कर रहा था, भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसको भी भारत का नागरिक बना लिया जाएगा यदि वह क्या करना है? नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन करे। क्या मतलब है इसका आयुष? कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, जो कि अभी कहां रह रहा है? बाहर, उस टाइम की बात चल रही है 1950 में, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसको तुरंत क्या करना पड़ेगा? ये इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी, मुझे भारत में नागरिकता चाहिए। रह रहा वो कनाडा में, रह रहा वो फ्रांस में, उसके पूर्वजों का संबंध भारत से ही है और वो 1935 के अधिनियम के तहत भारत के नागरिक रहे हैं। उसको क्या करना है? तुरंत भारत की आजादी के बाद क्या करना है? वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट होगा। इंडियन कॉन्सुलेट मतलब भारत का जैसे आज हाई कमीशन होती है, एम्बेसी होती है, वहां पे वो कर देगा आवेदन कि भाई ये 1935 के अंतर्गत मेरे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो भी भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय मूल के हैं, हम फ्रांस में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, भारत आजाद हो गया है, हम भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉन्सुलेट में क्या करा देगा? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो रजिस्ट्रेशन उसका एक प्रमाण बनेगा, और इस आधार पर कि उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, अर्थात उसने यह इच्छा जाहिर की है कि उसे भारत का नागरिक बनना है, इस आधार पर उसको भारत की नागरिकता। तो भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किया जाना है। तो उसके पश्चात के लिए तो फिर आगे और डिफाइन हो गया 1955 में, आपने आवेदन किया जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का राष्ट्रीयकृत कर लिया जाएगा, नागरिक उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो ये 4 प्रावधान जो है आपके, फिर बोल रहा हूं, उनकी भाषा बहुत जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि नागरिकता ही हमारे यहां जटिल है। जटिल इसलिए उसके पीछे अंग्रेज है क्योंकि बंटवारा हो रखा है, बड़ी समस्या आ रही थी उस समय। सोचो क्या समस्या रही होगी, इसे पढ़ना और समझना ही समस्या है, तो जिस वक्त ये चल रहा था उस वक्त बड़ी समस्या थी। तो 4 तरीके बस आपको ध्यान रखने हैं। भारत में ही जो था, पाकिस्तान से जो भारत आया, भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से भारत आया, 2 डेटें आ रही है इंपॉर्टेंट, 19 जुलाई 1948, नेक्स्ट वाले में 1 मार्च 1947, और लास्ट जो भारत के बाहर था उसके लिए तो सिंपल है, उसे वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना है, इंडियन कॉन्सुलेट। ठीक सर, इंडियन कॉन्सुलेट शुरू से थे, तो यहाँ पे डोमिनियन की सरकार चल रही है। डोमिनियन मतलब जो सरकार जिसको की भारत की सत्ता सौंपी गई, निर्वाचित सरकार तो 51 में आएगी, 52 में जब पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, तो यही सरकार अभी कुछ संभाल रही। भारत आजाद भी नहीं हुआ था, भारत यूएनओ का मेंबर बन गया था। पता है ना भारत यूएनओ का मेंबर कब बना? कब बना? क्यों बोल रहे हैं? हाँ 1945 में। कब बना? यूएनओ बना ही कब? 1945 में, और भारत उसका मेंबर ही तब से है जबकि भारत आजाद भी नहीं हुआ। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अनुच्छेद 9 तो आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता है? पढ़ो, तुम पढ़ो बेटा। श्रुति 9 में क्या लिखा है? हाँ
हम्म हम्म तो क्या बोलता है ये अनुच्छेद? इस अनुच्छेद से आपको क्या पता लगा कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है, स्कोप कैसा है? एकल नागरिकता है, यानी भारत ये बर्दाश्त नहीं करता कि आप एक समय पर भारत का पासपोर्ट भी अपने पास रखें और दूसरे देश का पासपोर्ट भी अपने साथ रखें। 10 क्या बोल रहा है आयुष? हाँ, पूर्वगामी उपबंध कौन से हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, तो क्या वो उस विधि के उपबंध है जो संसद के द्वारा बनाई जाएगी? बिल्कुल, वो उस विधि से भी नियंत्रित होगा जो संसद ने बनाई, भले उसको नागरिकता किसने दे दी है? संविधान ने दे दी। अनुच्छेद 11 आप पढ़िए बेटे। हम्म हाँ, नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में तो ऐसी हिंदी जिस दिन आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। देख रहे हैं, संसदीय मतलब जो कानून की भाषा होती है वो ऐसी होती है। कभी आपने वो पढ़ा है रजिस्ट्री के कागज या वसीयत के कागज? सर अजीब अजीब इतनी शब्द कठिन होते हैं। होती ना, सर इतना कठिन होता कि एक भी शब्द समझ में नहीं आता। रजिस्ट्री मैंने कराया था, पता नहीं हम्म, क्या क्या लिखा होता है, बहुत कठिन तो हिंदी। यही चीज संविधान में लिखी रहे, उनकी भाषा बहुत जटिल होती है और हिंदी तो उनकी ऐसी होती है, कई कई जगह तो अभी भी दाखिल खारिज चला लो, दाखिल खारिज, कई उर्दू फारसी शब्द ही चल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसका सार क्या है अनुच्छेद 11 का? कि संसद के पास ये शक्ति है कि नागरिकता अर्जन करनी है, नागरिकता समाप्त करनी है, वो संसद को शक्ति है। साथ ही साथ जो पुराने कानून बने हैं 5, 6, 7, 8 के तहत, वो कानून भी संसद की शक्ति का किसी प्रकार अल्पीकरण नहीं करते। अल्पीकरण मतलब कम नहीं करते, यानी कि वो संसद चाहे तो उस संबंध में भी कोई रिवाइज कर सकती है, संसद को रोका नहीं गया। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए नागरिकता के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसके पास शक्ति है, वो है भारत की संसद के पास में। और इसकी नोडल एजेंसी या आपकी नोडल मंत्रालय कौन सा है? वो है, आ गई बात समझ में? ये चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, भारत नागरिकता अधिनियम 1955। हेडिंग डालिए भारत नागरिकता अधिनियम 1955। इसको तो भूल ही जाना, जो आपने ये पढ़ा ना, इसको इतना ही याद रखना है बस कि इसमें ये बात है। अब मेन बात जो है वो नागरिकता अधिनियम में, अब फटाफट से लिखना है उसको, भारत नागरिकता अधिनियम। और सच बात यह है कि इस संबंध में जो क्वेश्चन आया नागरिकता के संबंध में, अभी 2005 से लेकर लास्ट क्वेश्चन आया था नागरिकता के बारे में 2005 में, उसके बाद सीधा क्वेश्चन आया 2018 में। यानी नागरिकता से क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। 2005 में यूपीएससी में क्वेश्चन बना था नागरिकता के संबंध में, और उसके बाद सीधा क्वेश्चन बना 2018 में, क्योंकि उस वक्त आधार कार्ड का मामला चल रहा था, आधार कार्ड वाला मामला। और उसके बाद 2019 में सीए का मामला आया, तो 2020 में भी क्वेश्चन नहीं आया, कोविड चल रहा था। फिर इसके बाद 2021 में क्वेश्चन आया, लेकिन वो क्वेश्चन सीए से संबंधित था ही नहीं। फिर 2022 में क्वेश्चन नहीं आया, 2023 में क्वेश्चन नहीं आया, 2024 में तो अब पता लगेगा जून में, और फिर इस बार भी क्वेश्चन आएगा नहीं, इस बार अगले बार आएगा। अब यूपीएससी ऐसे करने लग गया, कोई मामला इस साल चर्चा में चल रहा, सब पढ़ते उसको इस साल आएगा, ये तो बहुत, वो उसको 3 साल बाद पूछता है जब लोग भूल जाते हैं। चालाक हो गया यूपीएससी। तो जो चीज आजकल चर्चा में चल रही है वो आज नहीं पूछ रहा है, वो उसको 2 साल 3 साल बाद, यानी पहले बोलते थे करंट अफेयर 1 साल के पढ़ लो 1 साल में, अब वो 2 2 3 3 साल बाद पुरानी बात पूछ लेता है। तो ये अभी तक जम्मू कश्मीर 370 हटा, उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा है। वो कितनी बड़ी बात है ये संवैधानिक इतिहास में, अब जिस टाइम उसका मन आएगा पूछ लेगा। चलिए
तो ये कुछ नहीं पता ना कि कब क्या पूछ ले वो, इसलिए तो उसका नाम यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए लिखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। लिखिए, इसके द्वारा 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त, अब है तो ये भी पछड़े वाला, क्योंकि इसमें भी इन्होंने संशोधन पे संशोधन कर करके उसको अजीब सा बना दिया है। लिखिए, सबसे पहले बाय बर्थ, जन्म द्वारा, जन्म से, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता का अर्जन की बात लिख रहे हैं आप। अर्जन आपको पता है 5 प्रकार से है। पहला है जन्म से। लिखिए इसमें 26 जनवरी 1950, जन्म से के अंदर लिखिए 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे, से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। सभी व्यक्ति भारत के नागरिक। तो पहली बात तो बहुत ही सिंपल है सर 1 जुलाई 1987 ना। हाँ, 1 जुलाई 1987। तो पहली बात तो बहुत ही सिंपल है, इसमें 2 डेट अंडरलाइन करनी है। 26 जनवरी 1950, क्या 87, 87, हाँ संशोधन में डेट आई ना। क्या लिखा आपने? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987, 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, यही तो लिखा। तो इसमें 2 डेट अंडरलाइन कर लेनी है, एक तो 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987। इस बीच में, अब ये संविधान नहीं बोल रहा है, अब ये नागरिकता दिन, इस बीच में भारत में जो भी व्यक्ति जन्मा वो भारत का नागरिक होगा। जैसे अमेरिका में, चाहे हम हैं, भारत के लोग हैं, हमारा बच्चा अगर अमेरिका में जन्म जाए तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, वहां का, अमेरिका का नागरिक हो जाएगा। कहां से? क्योंकि वो वहां की भूमि में जन्मा। तो हमारे यहां भी ये प्रावधान था, चाहे आपके माता पिता कहीं के भी हो, लेकिन उनका बच्चा इस बीच यहां भारत में जन्म गया तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन इससे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ऐसे तो कई लोग जानबूझ के बच्चा पैदा करने के टाइम पे भारत में ही रहेंगे, तो फिर इसको बदलाव किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 47 नहीं, 87, 47, 47 तो पीछे का नहीं हो जाएगा, वो तो संविधान की बात हो जाएगी। 47 की बोल रहे हो? 87, 87 गलत होगा। 47 कैसे? 47 तो पीछे हो जाएगा, आगे से पीछे जाओगे तुम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट। 1987 बेटे, 87, ये तो रहा 1 जुलाई 1987, 87। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, मिसप्रिंट भी तो होती है कोई चीज। 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987, हाँ इसी में चल रहा है अभी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, 1 जुलाई 1987 को, ध्यान से लिखना, 1 जुलाई 1987, 1987 को या उसके बाद, या उसके बाद, लेकिन नागरिकता अधिनियम, लेकिन नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले, लेकिन नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा बच्चा
नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से यदि उसके माता या पिता में से कोई एक माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। तो आ गई बात समझ में? क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक तो जो बच्चा भारत में जन्म गया, अब उसका माता पिता कहीं का भी हो, तो वो बच्चा भारत का नागरिक है। लेकिन इसके बाद ये बात उठने लगी कि भाई ऐसे तो कई लोगों के बच्चे भारत में जन्मते रहेंगे, वो भारत के नागरिक ही बनते रहेंगे, तो इसको प्रावधान को कुछ कड़ा किया जाए। तो इस प्रावधान को कड़ा किया गया और ये बोल दिया कि 1 जुलाई 1987 के बाद से आप देखिए, जो बच्चे भारत में जन्म रहे हैं, यदि उनके माता या पिता में से कोई एक, या तो मां भारतीय हो या पिता भारतीय हो, भारतीय मूल का, भारत का नागरिक है, तो वो बच्चा क्या माना जाएगा? उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन फिर 2003 में इसमें फिर चेंज किया गया, तभी लिख दिया 2003 तक। अब 2003 के बाद क्या आ गया? उसमें एक क्लॉज ये जोड़ देंगे कि माता पिता में से भारतीय नागरिक तो हो, लेकिन एक भारतीय नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी का मतलब क्या है? अब यही वाला मामला आ गया सीमा हैदर के बच्चे को। जरा सीमा हैदर से समझिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ध्यान से समझिएगा। अगर सीमा हैदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से आई होती, वीजा लेके प्रॉपर आए, भारत में आए, तो और उनका बच्चा हो रहा है, तो एक तो उनमें से भारतीय नागरिक है, कौन? उसका पति, भले सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक है, तो क्या वो बच्चा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि अभी हमने लिखा माता या पिता में से कोई एक हो। 1987 से कानून था, 2003 में इसमें बदलाव किया गया। उसमें यह लिखा गया, ये बात तो ठीक है, माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, लेकिन जो दूसरा पेरेंट होगा, माता अगर भारतीय नागरिक है तो पिता, या पिता भारतीय नागरिक है तो माता, उनमें से कोई एक भी अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी मतलब कोई गलत तरीके से, अवैध तरीके से भारत में ना आया हो। तो अब ये मामला और कड़क हो गया। तो अब सीमा हैदर का बच्चा भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा तो मामला यहां फिर उलझेगा। उसमें सीमा हैदर का स्टेटस देखा जाएगा। सीमा हैदर का पति भारतीय नागरिक है, पूर्णकालिक नागरिक है, लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न किया गया, क्या सीमा हैदर भारत में अवैध रूप से आई? अगर अवैध प्रवासी बनेगी, यह साबित होता है, तो ये वाला क्लॉज आड़े आ जाए। तो लिखिए 2028 के समय चेंज हुआ, तो 2003 का संशोधन हुआ। लिखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, स्टार पॉइंट बनाना इसको। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो, जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो। अब दोनों भारतीय तो फिर दिक्कत नहीं सर है। एक बार शुरू से बोल दीजिए। बेटा नागरिकता, स्टार पॉइंट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद। ध्यान से देखना ये, क्योंकि ये थोड़े वैसे कंफ्यूजिंग प्रोविजंस होते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो, अथवा
अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, जो पीछे भी देखा आपने, जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी, अंडरलाइन करना, तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, कॉमा, भारतीय नागरिक माना जाएगा। बात सर तो समझ में आ गई? सर तो फिर ये बताइए कि हाँ? सीमा हैदर के अभी एक बेबी हुआ है, ठीक है, और सर उनको नागरिकता मिल जाती है, तो क्या इनके बच्चे जिसे हम मतलब क्या बोल रहे हैं, अवैध मतलब प्रवासी मानेंगे, तो क्या उसको भी नागरिकता मिल जाएगी? अगर सीमा हैदर अवैध प्रवासी साबित होती हैं तो बच्चे की नागरिकता पे संकट उत्पन्न होगा। समझ रहे हो? तो पहले 3 भाग में तोड़ दो इसको। पहला, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक कोई भी बच्चा भारत में जन्म गया, किसी का भी बच्चा हो, अफ्रीका वालों का, अमेरिका वालों का, ऑस्ट्रेलिया वालों का, भारत का नागरिक, 1 जुलाई 1987 से लेकर 2003 के बीच में कोई बच्चा भारत में जन्मा, अगर उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, कोई एक, तो और दोनों है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होती। कोई एक भी भारतीय नागरिक है, पहले वाले में तो दोनों ही बाहर के हो तो चल जाएगा, दूसरे में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो 2003 के बाद ये कानून आ गया, चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ कि ये ठीक है, जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय नागरिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा पेरेंट है वो अवैध प्रवासी ना, अगर वो अवैध प्रवासी है तो फिर सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट, फिर अब वो सरकार देखेगी कि इसको नागरिकता दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, कानूनी तौर पर यहां पे अड़चन जरूर आएगी। ये तो पहला हो गया जन्म से। दूसरा लिखिए आप, वंशागुणन। ये तो समझ में आ गया ना, 3 क्लॉज, सिंपल तो है। 26 जनवरी से 1950 से 1987 एक कंडीशन, 1987 से 2003 दूसरी कंडीशन, और 2003 के बाद में से ये हो गया कि एक पेरेंट अवैध प्रवासी ना हो। अब दूसरा आ गया वंशागुणन, और यही याद रखना है क्योंकि अब ये सिस्टम चलता है, तो भूल जाओ 5 6 7 8 वाला। अब लिखिए वंशागुणन। वंशागुणन मतलब वंश परंपरा से। लिखिए बेटे 26 जनवरी 1950 से अब वंश समझ रहे हो, जन्म से मतलब भारत के अंदर जन्म हुआ हो, वंश के मतलब अब खून से मिलेगा, भारत के बाहर जन्म हुआ है लेकिन खून तो वही है। लिखिए 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के, देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय हों, जन्म के समय उसके पिता भारतीय हों। ठीक, तो क्या मतलब है कि मसलन कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है लेकिन मान लीजिए वो दुबई में जॉब करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, इसी बीच दुबई में उसकी संतान उत्पन्न हो जाती है, अब ऐसी भी कंडीशन है, दुबई में संतान उत्पन्न हो गई, अब वो भारतीय नागरिक है, ध्यान से सुनना, भारतीय नागरिक है, जो एनआरआई बोलते हैं जिन्हें हम, भारतीय नागरिक है, दुबई में काम करता है, हो सकता है उसकी पत्नी जो है वो भारत की हो, उसको दुबई लेके जा रखा हो तभी बच्चा जन्मा हो सकता है वो तो दुबई में रहता है, उसने दुबई की किसी लड़की से शादी कर ली, उसकी संतान उत्पन्न हो गई, तो संतान उत्पन्न हो गई, कहां उत्पन्न हो गई? दुबई में। अब दुबई में संतान उत्पन्न हो गई उसकी, तो जो वो बच्चा पैदा हुआ क्या वो भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पिता भारतीय है। अब
यही मान लीजिए कोई लड़की है, वो लड़की इन तारीखों के बीच में 26 जनवरी से 10 दिसंबर 1992 की बात चल रही है, कोई लड़की भारत की है, वो विदेश में जॉब कर रही है, विदेश में उसने किसी विदेशी व्यक्ति से ही शादी कर ली, उसकी संतान उत्पन्न हो गई जर्मनी में, बर्लिन में हो गई, पेरिस में हो गई, कहीं हो गई। अब उसका बच्चा, क्योंकि उस बच्चे की मां तो भारतीय है, शादी उसने उस व्यक्ति से कर ली, तो क्या वो बच्चा भारत की नागरिकता के लिए पात्र होगा? नहीं। तो ये तो भेदभाव हो गया। पुरुष का बच्चा अगर बाहर हो रहा है, भारतीय पुरुष का, तो वो बच्चा तो नागरिकता के लिए पात्र हो रहा है, लेकिन भारतीय महिला का अगर किसी बाहर दूसरे देश में बच्चा हो रहा है, वो भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं हो रहा है। ये गड़बड़ आ रही थी, तो 1992 में इसे जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया, यानी बच्चे का या तो माता या पिता कोई भी एक भारतीय होगा, तो फिर वो भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो जाए। तो नेक्स्ट ये लिखना है आपको, लिखिए 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992, 1992, 10 दिसंबर 1992, 1992 को या उसके बाद, जैसे ध्रुव राठी का बच्चा हो जाता है, अगर हुआ तो नहीं ना अभी, पत्नी तो जर्मन है और वो खुद इंडियन है, तो वो बच्चा भारत की नागरिकता के लिए पात्र होगा। अब उन पर डिपेंड करता है, वो अपने बच्चे को जर्मन नागरिकता दिलवाना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जर्मन नागरिकता ले लेते हैं, बाद में बच्चा छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए भी तरीका है हमारे पास। तो लिखिए 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के, देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता तो आपसे पूछा जा सकता है कि वंशागुणत वाला जो सिस्टम है, इसको जेंडर न्यूट्रल कब किया गया? 1992। माता या पिता में से कोई एक, देखो इतने सालों तक तो केवल पिता के आधार पर मिल रही थी नागरिकता, लेकिन माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक। ठीक है, तो ये दोनों प्रोविजन समझ में आ गए। यही है दो बेसिक, जन्म से और किससे। अब तीसरे तरह के लोग जो ना तो जन्मे भारत में, ना उनका भारत से कोई ब्लड रिलेशन है, उनका क्या होगा? जैसे सोनिया गांधी जैसे लोग या ध्रुव राठी की पत्नी जैसे लोग, ना तो उनका भारत में जन्म ही हो रहा है, ना उनका भारत से कोई सीधा संबंध है, तो फिर कैसे? तीसरा तरीका लिखिए, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण में हमेशा ध्यान रखना, सोनिया गांधी मैडम वो पंजीकरण के द्वारा, या तुम कल के दिन आयुष किसी विदेशी महिला से शादी कर ले और उसको भारत की बहू बनाना चाहे, तो फिर पंजीकरण से होगा। देखिए पंजीकरण किस किस के लिए है? सबसे पहले पॉइंट 1, क्या भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भी है? भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भी होगा। जो बाहर लगातार रह गया, उसकी नागरिकता को यहां काफी समय हो गया, उसके लिए भी पंजीकरण, लेकिन 7 साल तक उसे क्या करना पड़ेगा? यहां पर निवास। तो लिखिए पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति कॉमा जो नागरिकता आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष तक जो नागरिकता आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, जैसे सोनिया गांधी, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो।
सर शादी करने के बाद भी 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा तब मान्यता मिलेगी? हाँ, तब आपको यहाँ रहना पड़ेगा, लगातार आप यहाँ रहे और तब माना जाएगा। तीसरा, यानी सोनिया गांधी लगातार, यानी कि सोनिया गांधी ने आज शादी की और तुरंत आज ही नागरिकता मिल जाएगी, वो 7 साल पहले भारत में रहेंगी, उसके बाद फिर वो आवेदन करेंगी। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारत के नागरिकों के भारत के नागरिकों के भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, नाबालिग मतलब 18 वर्ष से कम आयु के। अब लिखिए चौथा, देसीकरण द्वारा, देसीकरण, देसीकरण में याद रखिए अदनान सामी, साइड में लिख भी देना अपने दिमाग से, सोनिया गांधी रजिस्ट्रेशन, अदनान सामी, देसीकरण। देसीकरण के लिए क्या क्या शर्तें हैं? नेचुरलाइज सिटीजन बनना है आपको, नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पर आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल जो बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग रूस राज से आ जाते हैं, यहीं रहते हैं, वो राम कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण, इस्कॉन मंदिर में आपने देखे होंगे, वृंदावन मथुरा में आपको मिलेंगे बहुत से। देखिए, संबंधित देश में, संबंधित देश में, संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, बोलते हैं 11 साल प्लस आवेदन करने से पहले 1 साल पहले तक 12 महीने। तो संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना। सेकंड पॉइंट, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो, ये देसीकरण में है सब है, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देसीकरण के आधार पर नागरिकता ना मिलती हो, यानी म्यूचुअली होना चाहिए, वो देश भी ऐसा प्रावधान करता हो। किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देसीकरण द्वारा नागरिकता ना मिलती हो। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे यहाँ हम उनको नागरिकता दे रहे हैं तो उनके देश में भी ये उनके देशीकरण देश वाला में भी नियम लागू होना देसीकरण, चाहिए जी। उनके नागरिकता और कानून में भी देसीकरण जी का प्रावधान होना चाहिए। जी, और अगर तीसरा, मान लीजिए सर उस देश में नहीं है तो फिर नहीं तो मिलेगा, हम नहीं, हमारे फिर देश नहीं नहीं मिलेगा, देगा। फिर वो लागू नहीं होगा। तीसरा, तीसरा, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे। जैसे अदनान सामी ने पाकिस्तान की नागरिकता त्यागी, पहले अन्य देश की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे। चौथा, चौथा पॉइंट, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से, कितनी भाषाएं हैं आयुष 8वीं अनुसूची में? 12, ये मारूंगा, 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में वर्णित, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो, हिंदी आती हो, मलयालम आती हो, तमिल आती हो, तेलुगु आती हो, कन्नड़, अंग्रेजी भी क्या? अंग्रेजी है क्या 8वीं अनुसूची में? नहीं, अंग्रेजी नहीं। नेक्स्ट, यानी उसे 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आती हो। नेक्स्ट, अच्छे चरित्र वाला हो, ये नहीं कि वहां मर्डर मुर्डर करता था खूब और अब यहाँ जो है उसको नागरिकता के लिए आवेदन करना है उसमें, ऐसा नहीं, अच्छे चरित्र वाला हो। स्टार पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका है, विशेष कार्य कर चुका है, तो उसके लिए विशेष छूट दी गई है। यानी कि क्या है,
अगर कोई बहुत ही प्रतिष्ठित है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इस तरह का व्यक्ति है जो कि समाज में प्रतिष्ठित कोई कार्य किया, उसने समाज सेवा कोई कार्य किया है, अंतरराष्ट्रीय शांति की सर कोई जैसे बात, मदर टेरेसा जी हाँ, थी। इस तरह के कोई लोग, तो फिर उनको विशेष ये सब चीजें हटा देंगे, उनको संसद वैसे ही नागरिकता दे देगी, वो संसद के ऊपर है। लास्ट, क्षेत्र अर्जन द्वारा, क्षेत्र अर्जन द्वारा नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर, नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने, अब नागरिकता समाप्ति यहां से आप नोट कर लेना, इसकी फोटो ले लेना, नए क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में शामिल करना। ठीक है, कोई नई टेरिटरी हमने एक्वायर कर ली तो वहां ये नहीं कि सबको ले लेंगे, हम एक ऑर्डर निकालेंगे। कल के दिन हमने नेपाल को भारत में शामिल कर दिया, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो नेपाल में सारे लोग जो रह रहे हैं वो क्या सारे भारत के नागरिक हो जाएंगे? उनमें भी हो सकता है अलग अलग लोग हों, तो हम एक ऑर्डर निकालेंगे पहले कि हम इतने लोगों को या इन लोगों को भारत में भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं। लास्ट लिख दीजिए नागरिकता समाप्ति, ये फोटो ले लीजिए, स्वैच्छिक त्याग से नागरिकता समाप्ति के तरीके, स्वैच्छिक त्याग, रिनंशिएशन जिसे मैंने आपको बताया था, खुद ही छोड़ दिया। दूसरा, आगे बढ़ू, समाप्ति द्वारा, अरे जो कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी ना, बताया था ना आपको। लेकिन जब भारत युद्ध में व्यस्त है तब लागू नहीं होता है। और तीसरा, सरकार द्वारा वंचित, डिप्राइव करना। 3 तरीकों से नागरिकता क्या होती है? समाप्त। बस, फर्स्ट स्लाइड ये। चलिए, क्लास इज ओवर।